लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। एक ऐसा नाम जिसे बिहार की राजनीति में कभी उम्मीद की रोशनी कहा गया तो कभी पलटी मारने वाला नेता। एक ऐसा चेहरा जो कभी बीजेपी का साथी बना तो कभी विरोधी। एक ऐसा नेता जिसने लालू यादव से दोस्ती की फिर दुश्मनी निभाई। उसके बारे में जितना बताया गया शायद उससे ज़्यादा छिपाया गया। लेकिन अब वक्त है सच्चाई जानने की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च 1991 को, जब बिहार के बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। उनके पिता फ्रीडम फाइटर थे और समाजवादी विचारधारा के समर्थक भी। लेकिन बचपन कठिनाइयों भरा था। गांव का माहौल, गरीबी और सामाजिक भेदभाव ने नीतीश को जिद्दी बना दिया। एक ऐसी जिद जो उन्हें राजनीति की दुनिया में ले आई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी उनका मन समाज सेवा में लगा और उन्होंने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा। वहीं से उनकी मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव से। दोनों ने एक साथ संघर्ष किया, जेल गए और दोस्ती की मिसाल बने। धीरे धीरे नीतीश कुमार का रिश्ता जनता दल के साथ होने लगा। लालू यादव जब चारा घोटाला में फंसे तब राजनीति में पहली बार असली खेल शुरू हुआ। 1990 के दशक में लालू यादव का दबदबा चरम पर था, लेकिन चारा घोटाला उनकी राजनीति को झकझोर गया। यही मौका था जब नीतीश कुमार ने खुद को उनसे अलग किया और अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने समता पार्टी बनाई और भाजपा में गठबंधन किया। बिहार में सत्ता की राजनीति में एक नया मोड़ था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 3 मार्च सन 2000, जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये मुख्यमंत्री पद उन्हें केवल 7 दिनों के लिए मिला। वजह, उनके पास बहुमत नहीं था। विधानसभा में विश्वास मत साबित नहीं कर सके और इस्तीफा देना पड़ा। ये 7 दिन कोई हार नहीं थे, बल्कि एक शुरुआत थी उस यात्रा की जिसने नीतीश को पलटी कुमार भी बनाया और सत्ता का सबसे बड़ा चतुर खिलाड़ी। आपने उसे विकास का चेहरा कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी चेहरे के पीछे सत्ता का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ था। सन 2000 में 7 दिन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार रुके नहीं। वो जानते थे कि सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल ईमानदारी नहीं, चालाकी और गठबंधन की गणित भी चाहिए, और उन्होंने वही किया। 2005 का साल बिहार की राजनीति में एक भूचाल लेकर आया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जो सालों से सत्ता पर काबिज थी, अब जनता के गुस्से का शिकार हो रही थी। अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता के आरोपों ने जनता को हिला कर रख दिया। फिर दौर आया बिहार विधानसभा चुनाव का, और जब चुनाव हुआ फरवरी 2005 को, लेकिन इस चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालात ऐसे थे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ। इस बार एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, मगर इस बार 7 दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए। यहीं से शुरू होती है सुशासन बाबू की छवि। उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, स्कूलों में साइकिल योजना शुरू की, लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई और बिहार की तस्वीर बदलती दिखने लगी। मीडिया ने उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू का टैग दे दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव परमानेंट था या बस एक प्लान प्रमोशन? नीतीश कुमार जानते थे कि केवल विकास नहीं, जाति समीकरण भी जरूरी है। उन्होंने ईबीसी को साधा, महिलाओं को 50% पंचायत आरक्षण दिया और राजनीतिक आधार पर मुसलमानों को अपने खेमे में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका वोट बैंक बनता गया। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की बेमिसाल जीत हुई, लेकिन ये साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। नीतीश को नरेंद्र मोदी का कद खटकने लगा। 2013 में जैसे ही बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। पूरा देश हैरान था, जिसने बीजेपी के साथ रहकर सत्ता पाई वो अब कैसे छोड़ सकता था। और यहीं से शुरू होती है एक और पलटी। नीतीश अब दोबारा लालू यादव के पास पहुंचे। वो लालू यादव चारा घोटाले में दोषी थे, जिनके खिलाफ नीतीश ने पूरी राजनीति बनाई थी। अब उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि 2015 में विधानसभा चुनाव था। लोकसभा में मोदी लहर के बाद बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही थी। जेडीयू उस वक्त कमजोर हो चुकी थी। लालू यादव का आरजेडी भी चुनौती झेल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बड़ा नैतिक कदम उठाया। उन्होंने साफ कहा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बयान उस वक्त सादगी और आदर्श की मिसाल के तौर पर लिया गया।
नीतीश की छवि एक ईमानदार और कम बोलने वाले मुख्यमंत्री की थी। लोग मान बैठे कि ये नेता बाकी नेताओं से अलग है। 2015 में नीतीश ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन महागठबंधन ने बीजेपी को हराया। जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन बड़ी कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी वहाँ से शुरू होती है। 2017 के जुलाई की गर्मियों में एक और राजनीतिक तूफान आया। तेजस्वी यादव, जो तब डिप्टी सीएम थे, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा। नीतीश कुमार ने फिर नैतिकता की दुहाई दी और पूरे महागठबंधन से नाता तोड़ते हुए एक बार फिर भाजपा की गोद में जा बैठे। ये उनकी सबसे चर्चित कंट्रोवर्शियल पलटी थी। रातों रात गठबंधन टूटा और सुबह होते ही नीतीश फिर से एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री बन बैठे। सच्चाई ये थी कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता नीतीश को असहज कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अब सत्ता की बागडोर उनके हाथ से निकल सकती है। ऐसे में बीजेपी फिर उन्हें सहारा देने को तैयार थी। बदले में उन्हें अपने पुराने विरोधी से हाथ मिलाना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने पुरानी छवि से दूर होते चले गए। एक वक्त जो नेता अपराध और भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात करता था, आज उसी के शासन में अपराध के आंकड़े बढ़ने लगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताने लगी कि हत्या, अपराध, बलात्कार मामलों में बिहार सबसे ऊपर है। टॉप नंबर पे बिहार पहुंच चुका है। बिहार के शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। बेरोजगारी चरम पर है। लाखों लोग बिहार छोड़कर दूसरे शहरों में गाली सुनने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार ने गहराई से जड़ें जमा ली है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी चिंताजनक हो चुकी है। सुशासन बाबू अब सवालों के घेरे में है, लेकिन उनके पास हर सवाल का एक जवाब होता है। गठबंधन की मजबूरी, विपक्ष की साजिश, या फिर मैं तो काम कर रहा हूँ मगर सहयोग नहीं मिल रहा है। राजनीति में नैतिकता की बात करने वाले नीतीश अब सबसे ज्यादा पलटी खाने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद कहा, अब राजनीति में मन नहीं लगता, मगर फिर भी वे कुर्सी नहीं छोड़ते। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 2020 में फिर चुनाव हुआ और इस बार भाजपा को अधिक सीटें आई, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ये उनके लिए गठबंधन की राजनीति का एक और नमूना था। कम सीटें लेकिन सबसे बड़ी कुर्सी। 2022 में उन्होंने फिर चौंकाया, बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन में लौट गए, यानी एक और पलटी। अब जनता पूछती है, नीतीश जी अगली बार किसके साथ होंगे? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, और शायद नीतीश भी नहीं जानते होंगे कि वो अगली बार किसके साथ होंगे। 2022 में एक और पलटी के बाद जब नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी छोड़ा और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में लौटे, तो राजनीतिक गलियारों में एक ही बात गूंज रही थी, अब की बात किसकी सरकार? लेकिन इसके पीछे जो असली चाल थी वो किसी चाणक्य से कम नहीं थी। नीतीश ने ऑपोजिशन यूनिटी की बड़ी बात शुरू कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार घोषित करवा दिया। ऑपोजिशन पार्टी की कई बैठकें पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में करवाई गई। मकसद था नरेंद्र मोदी के सामने एकजुट विपक्ष खड़ा करना। लेकिन सवाल यह था, क्या नीतीश कुमार में वो लीडरशिप बचा था जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट कर सके? उनकी उम्र, झिझकती छवि और बिहार में लगातार गिरती उनकी रिलायबिलिटी उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। साथ ही विपक्ष के अन्य नेताओं जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव ने भी उनके बार बार बदलते रुख पर भरोसा करना छोड़ दिया। विपक्षी एकता की जिस रणनीति पर वे चल रहे थे, उसमें भी उनका नाम धीरे धीरे खिसकने लगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाना शुरू किया, वहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अपने अपने राज्यों में अलग अलग मोर्चा खोल दिया। नीतीश इस लड़ाई में सबसे पीछे छूटते गए। जनता भी अब भर में उठी। वो जानती थी कि जो व्यक्ति राज्य स्तर पर स्टेबल अलायंस नहीं चला पाया, वो क्या राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबल लीडरशिप दे पाएगा। उनकी हालिया प्रशासनिक नीतियों की आलोचना और प्रदेश में लगातार हो रही कानून व्यवस्था की घटनाएं उनके प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। साल 2023 आते आते नीतीश की एक और छवि सामने आने लगी। उम्रदराज, थके हुए और निर्णय लेने में पिछड़ते हुए नेता थी। जनता दरबार और मीडिया ब्रीफिंग में उनकी झुंझलाहट और कुछ पत्रकारों पर नाराजगी और कभी कभी कंफ्यूजन स्वर। ऑपोजिशन पार्टी ने भी उन्हें धीरे धीरे सीरियस लेना बंद कर दिया। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। उन्हें एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनाया गया। इस बार ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था। नीतीश को केंद्र में बड़ी भूमिका मिलने की संभावना जताई गई, लेकिन सवाल वही थे,
क्या एक बार फिर उन्होंने अवसर देखकर पाला बदला, या वाकई अब वे राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उनकी गठबंधन पलटी नंबर 6 बन गई। बस इस बार बहाना था नेशनल स्टेबिलिटी और संविधान बचाना, लेकिन बिहार की जनता अब इस राजनीति को पलटीवाद कहने लगी है। जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे अब पलटू राम कहे जाने लगे। ये सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सोशल मीडिया और आम जनता का व्यंग बन चुका है। नीतीश कुमार ने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को प्रभावित किया, कई बार सुधारों से, कई बार गठबंधनों से और अब राजनीतिक विरोधाभासों से। उन्होंने आरक्षण बढ़ाया, शराबबंदी की, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, सड़कों का निर्माण किया, लेकिन फिर उन्हीं सालों में बिहार अपराध, बेरोजगारी और पलायन के मामलों में सबसे आगे पहुंच गया। बिहार में इस समय अपराध के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बिहार में बलात्कार के मामले 4500 से भी अधिक, हत्या के मामले 3100 से भी अधिक, अपहरण के मामले 10,000 से भी ज़्यादा। इन आंकड़ों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरती स्थिति ने नीतीश कुमार की छवि को और नुकसान पहुंचाया है। नीतीश कुमार का आखिरी दौर भी अब चालू है। या तो वो अपनी विरासत को स्थिर करके जाएंगे या फिर सत्ता की खोज में और उलझते रहेंगे। कभी जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे, लालू यादव के सहयोगी बने, फिर विरोधी, फिर साथी और फिर विरोधी। नीतीश कुमार की कहानी बिहार की राजनीति की सबसे पेचीदा पहेली बन सकती है। अब बात आपकी है, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे सफल नेता है, या फिर आपको लगता है कि उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल थी?